निकालिए। नोट सबके पास है? किसी के पास है? देखिए, 2 रुपए से ऊपर किसी भी आप नोट को देखिए, उसमें लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। और 1 रुपए का जो नोट होगा उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। और उसमें लिखा होता है जो 1 रुपए का नोट होता है, कोई भी 1 रुपए का आप नोट ऑनलाइन निकाल के देखिए, उसमें लिखा होगा भारत सरकार। और इसमें एक बात और लिखी होती है, 1 रुपए के नोट में बात नहीं लिखी होती, इसमें लिखा होगा मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, लिखा होता है। 1 रुपए के नोट में ऐसा कुछ आपको बकवास लिखा होगा नहीं मिलेगा। इसके पीछे का आपको कारण पता है? यदि ये 100 रुपए है, यदि ये 100 रुपए है, तो ये कौन से 100 रुपए देने की बात कर रहा है? कभी किसी के दिमाग में प्रश्न आया है? यदि ये 100 रुपए है और नीचे गवर्नर का साइन भी है, वो ये कह रहा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, प्रश्न आपका ले लेंगे। नहीं प्रश्न नहीं, मतलब हाँ ठीक है। तो क्या है इसके पीछे का कारण? क्या है? कभी आप लोग जाइए और बैंक मैनेजर से पूछे, उसके पसीने छूट जाएंगे वहीं के वहीं, क्योंकि उनको बेचारा को नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि क्या है इसके पीछे का कारण। हमारे यहाँ सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, सबने सुना है? और लिखित दस्तावेज है ये, लिखित है ये, प्रमाण है कि 1 रुपए का मतलब होता है 11.664 ग्राम शुद्ध चांदी, वो है 1 रुपए। जैसे 1 किलो हम क्या बोलेंगे? 1000 ग्राम। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। उसमें आप जनसंख्या बढ़े घटे किसी से कोई मतलब नहीं, वो 1 किलो तभी पूरा होगा जब 1000 ग्राम होगा। उसमें आप 990 भी नहीं कर सकते, 999 भी नहीं कर सकते। वो 1000 ग्राम पूरा होगा तो 1 किलो होगा। वैसे ही 1 रुपए तभी होगा जब वो 11.664 ग्राम शुद्ध चांदी होगा, तो 1 रुपए होगा। और वैसे ही सोने के सिक्के चलते थे, जिसको मोहर बोला जाता था, वो भी 11.664 ग्राम शुद्ध सोना होता था, तो वो एक मोहर माना जाता था, मतलब 10 रुपए माना जाता था। 10 चांदी के सिक्के देने पे 1 सोने का सिक्का मिल जाता था मोहर, उतने ही वजन का। अंग्रेजों ने क्या करा, लोगों से कहा, और 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, भारत सरकार, मतलब भारत का नहीं है, अंग्रेजों का किया हुआ स्थापना है। तो आप समझ में आएगा कि भारत कैसे सिस्टम पे चल रहा है। जब एक अंग्रेजों ने कहा भाई आप सिक्के लेकर के घूमोगे चांदी सोने के, वो गिर जाएंगे, वजन होगा, आप लेके चलोगे, तो आप एक काम करो, आप अपने जो चांदी के सिक्के सोने के सिक्के हमारे पास जमा कर दो, उसके बदले हम आपको लिख करके और दस्तखत करके देते हैं पर्ची, कभी भी आपको जरूरत होगी तो आप सोने चांदी ले लेना हमसे। और उस पर्ची में लिख देते थे 1 रुपए। 2 सिक्के होते थे तो 2 रुपए लिख देते थे, 3 सिक्के जमा करते थे 3 रुपए लिख देते। ऐसे उन्होंने पर्चियां निकाली कुछ, और उस पर्ची में लिख देते थे जितने सिक्के आप देते थे उतने रुपए आपको वो लिख करके दे देते थे। और उन्होंने पूरे देश में ऐसे करा, पर्ची निकाल दिए, ये पर्ची है, और सोने के सिक्के चांदी के सिक्के उन्होंने जमा करवाए। और जब सोने और चांदी के सिक्के पूरे देश के जमा हो गया आरबीआई में, तो उन्होंने क्या करा, सोने और चांदी को सिक्के को लेकर के भाग गए इंग्लैंड, और पर्चियां चल गई हम सबके सामने। और ये वही पर्चियां सब हम सबके सामने हैं, और वही पर्ची देने की, वही रुपए देने की बात कर रहा है कि मैं धारक को देने की बात कर रहा हूं। मतलब हमारा सोना और चांदी बैंक के पास जमा है, उसी के बदले में है ये। रुपए कागज नहीं होता, रुपए एक मापक होता है, रुपए मापक होता है, वो सोना और चांदी से ही पूरा होता है। इसलिए असली धन सोना और चांदी ही है, ये नहीं है। अब आप कभी भी आप वो रुपए, इसीलिए वो कह रहा है, आप जाइए कभी, इससे पहले जो नोट आते थे उसमें ये भी लिखा होता था एंड एनी ऑफिस ऑफ इशू, मतलब आपको किसी भी ऑफिस, मतलब ये जितने भी बैंक चल रहे हैं आरबीआई की ही शाखाएं हैं, ये सभी आरबीआई की शाखाएं हैं। तो यहाँ पे आप जाकर के पूछेगा, कभी कोई भी जाकर के बैंक मैनेजर से पूछना कि इसका मतलब आप बता दीजिए, और देखना को कैसे कैसे गोल गोल घुमा के लड्डू खिलाएगा वो। और ये सबसे बड़ा लूट है, और हमारे सामने नकली रुपए आज के, ये सब नकली ही समझिए इसको, क्योंकि इसके बेस में सोना चांदी है। इसलिए इस रुपए के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, ये है ही पूरा फ्रॉड, और इसी ने सारा तहस नहस कर रखा है। आपका असली धन है सोना चांदी, असली धन है आपकी मिट्टी खेत, असली धन है आपके पशुधन, असली धन आपके पास जो लोग हैं, और असली धन आपका ये समाज है, असली धन है आपका ये जंगल जमीन जानवर, असली धन है आपके
शिक्षा जो आपके बच्चे के सही बौद्धिक विकास को करेगा, वो है असली धन। इसलिए इसके ज्यादा पीछे मत पड़िए। पीछे पड़ना है तो बढ़िया उत्पादन करिए। उत्पादन ही है सब कुछ। फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं करती, वहां रूपांतरण होता है। उत्पादन तो मिट्टी ही करेगी। इसलिए इस मिट्टी को बचा करके रखिए। विनम्र निवेदन है, इसके लिए आप अपनी एक पूरी टीम तैयार करिए। इस पूरे गांव की आसपास जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका पूरा टीम तैयार करिए। इनकी सबकी ट्रेनिंग करवाइए। जो ये सीखना चाहते हैं कि बच्चे कैसे पालना है, उसकी 4 दिन की हम ट्रेनिंग रखेंगे। जो टीचर हैं उनको सही समझ विकसित करनी है कि बच्चे को दिमाग को कैसे सीखने के लिए तैयार करना है और बच्चे को सही मायने में कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। किसी को ये सीखना है कि खेती सही मायने में कैसे करनी है, उसकी भी ट्रेनिंग कराएंगे। और राजनीति वास्तव में कैसे करनी होती है, कैसे राजनीति से पूरे समाज की व्यवस्था को बदलना है, क्योंकि राजनीति वही है जो समाज की पूरी दशा और दिशा को बदल दे। वो लीडरशिप होता है जो सबको लीड करता है, एक एक व्यक्ति को ध्यान रखता है। इसलिए हमने लिखा है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, क्योंकि जब तक व्यक्ति नहीं उसको समझेगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। एक एक व्यक्ति की भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण में। यदि एक भी व्यक्ति पीछे होता है, टीम चल रही होती है, और एक पूरी टीम में से एक भी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो पूरी टीम को गड़बड़ मानी जाती है, पूरी टीम को सजा मिलता है। इसलिए पूरे समाज को ही ठीक करना होगा। पूरे समाज को ठीक करने का मतलब ये है कि जो जिस तथ्य में काम कर रहा है उसी तथ्य से देशभक्ति कर सकता है। देशभक्ति करने के लिए बॉर्डर में जाकर के गोली खाना जरूरी नहीं है। देशभक्ति आप अपने घर से अच्छा बच्चा तैयार करके कर सकते हैं, आप अच्छा चिकित्सक बन के कर सकते हैं, आप अच्छा किसान बन के देशभक्ति कर सकते हैं, आप अच्छा राजनेता बन के देशभक्ति कर सकते हैं, आप अच्छे संगीतकार बन करके। आज संगीत के नाम पे जो फूहड़बाजी चल रही है ना, ये भारत ही नहीं है। भारत के शास्त्रीय संगीत जो मंत्र संगीत तो पूरा रंग रंग में बह रहा होता है। संगीत तो पूरा ब्रह्मांड में बह रहा होता है। संगीत से तो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। संगीत फूहड़ नहीं हो सकता। हमारे पास संगीत वाले बैठे हुए हैं। संगीत तो पवित्र कर देती है। संगीत तो अंदर मतलब व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देती है। अच्छा डिप्रेशन तनाव में बैठा हुआ व्यक्ति को भी खुश कर देती है। पर ये फूहड़बाजी भोजपुरी कैसे घटिया घटिया गाने बजाते हैं, वो संगीत नहीं है। इसको आप संगीत मत कहिए। इसलिए संगीत की भी सही समझ रखनी होगी। आपके पास संगीत को समझने वाले बच्चे भी हैं। आपके हर तथ्य पे काम करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं जिसमें गंदगी और दरिद्रता और घटियापन नहीं डाला गया, सब में डाल दिया गया है। और सब में ठीक करने का ये है कि जो जिस तथ्य में हमारे संगीत वाले बैठे हुए हैं, आप उनसे उनके पास संगीत सीखने के लिए उनको आग्रह करिए। उनको आप टीम बुलाइए, वो आपको संगीत की शिक्षा देंगे। जो जिस तथ्य पे काम कर रहा है उस तथ्य से है। हमारे राजनीति की समझ रखने वाले भाई साहब साथ में आए हैं ना हमारे, कहाँ गए वो? सीताराम जी हैं, वो राजनीति के भी हैं। हमारे अमित भैया हैं, अमित भैया चिकित्सक हैं, अपना उनका चिकित्सालय है। तो ऐसे जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे उनसे आप लीजिए सलाह। हर व्यक्ति के पास समझ है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है। लेते रहिए, सबसे देते रहिए। अपने पास जो है लेटता नहीं, देवता बने रहिए। देते रहिए, लेते रहिए, यही समाज का नियम है। ऐसे चलती है पूरी व्यवस्था। तो प्लान करिए, बैठ करके भी हम चर्चा कर लेंगे। अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े परिवर्तन के लिए हम सबको तैयार होना है। बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है इस समाज को। उसके लिए सबको कमर कस के और तैयार होना होगा और अपने अपने घर से शुरू कर दें। जो जिस तथ्य में है, बातें करने का बहुत है, बातें हम बहुत करते रहेंगे। मेरे ख्याल से हम अपने जिस उद्देश्य से इस सभा को बुलाए हैं, तो जो भी छोटा मोटा प्रयास है कि हम उस उद्देश्य तक पहुंच जाएं। उस जो नस्ल, जो हमारी नस्ल बिगड़ रही है, चाहे फसल की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे खेती की हो, किसी की भी नस्ल जो खराब हो रही है, उस नस्ल को बचा लें। उसको बचाना जो जरूरी है, उस अभियान में लगे हुए हैं। उस उद्देश्य को अपने वक्तव्य के माध्यम से कोशिश है कि वो समझ में आई हो। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा, कुछ भी डाउट होगा तो उसको समाधान कर लेंगे। और मैं अपनी वाणी में यहीं पे विराम दूंगा। आप सभी ने इतनी ठंड होने के बावजूद भी आपने समय दिया और हमारे अध्यक्ष साहब का भी बड़ा धन्यवाद। वैसे सभाओं को करे और ये मंच दे रहे हैं। हमारे जैसे युवा जब आगे आएंगे तभी ये समाज आगे आएगा। युवा शक्ति का ही वो होगा। तो उस सामर्थ्य का और उस शक्ति को अध्यक्ष साहब ने समझा और वो मंच दे रहे हैं।
वो हमारे मेरे अंदर को जो दर्द है उसको समझ पाए, क्योंकि अभी हम 6 महीना पहले जब मैं अध्यक्ष साहब से मिला था तो मैंने बताया था कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत मेहनत के बाद निकाल करके और लाया है। हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में मैंने दर भटका है। मैं आपको बता दूं पागलों की तरह मेरी हालत थी। मैंने कपड़े भी नहीं थे उस समय, मेरे पास पैसे भी नहीं था, तो ऐसे किसी से मांग कर घूम करके कितनी चीजें मैंने निकाली है। और जो चीजें बच्चों के निर्माण की हम ला करके दिए अभी तक किसी को पता ही नहीं है। बीएड डीएड वाले तो बहुत नीचे तबके पे हैं। मैंने बीएड वाले टीचरों को भी ट्रेनिंग करवाया है। हमारी ट्रेनिंग करने के बाद बोलते हैं भाई साहब ये चीज है बच्चे तैयार करने की। तो भारतीय संस्कृति में और भारतीय व्यवस्था में जो बच्चे तैयार करने की जो प्रक्रिया है ना, इतनी जबरदस्त और इतनी पावरफुल है कि उसको मतलब एक बार आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई हमारे इसीलिए दिव्यता और पवित्रता, इसीलिए उसी व्यवस्था में अर्जुन जैसा हो सकता है, उसी व्यवस्था में हमें चंद्रगुप्त मिल सकता है, उसी में राम और कृष्ण जैसे पुत्र हो सकते हैं। अन्यथा इस व्यवस्था में तो आपको संभव नहीं है। ताकत देखिए, जितनी ज्यादा निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी उतना ही निर्माण होने वाला चीज मजबूत होगा। ये है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।